हेलो बच्चों। आज हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का पाठ देखने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि आपका होमवर्क सबका कंप्लीट नहीं हो रहा है और सबका होमवर्क नहीं आ रहा है, तो सभी अपना होमवर्क टाइमली करके भेजें। आपके पाठ का नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इनके लेखक हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उप संपादक और पराग के संपादक भी रहे। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। सर्वेश्वर की प्रमुख कृतियां हैं काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, कविता और संग्रह था उनका, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, ये उनके उपन्यास थे। लड़ाई कहानी संग्रह था। बकरी, जो कि इनका एक नाटक था। भोभो खोको, बतूता का जूता, लाख की नाक, ये सब बाल साहित्य थे। चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है। खूंटियों पर टंगे लोग, इस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। सर्वेश्वर की पहचान मध्य वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। मध्य वर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे और चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में जो स्तंभ लिखते थे, उसमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता है। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है। संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम यानी यूरोप के भी रेम्सचेपर शहर में, जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। और फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। सर्वेश्वर दयाल जो है, उन्होंने शुरू से फादर कामिल बुल्के को देखा है। उनके बारे में जो भी बातें उनको याद आती है और उनको जो देखते थे, उनका व्यक्तित्व कैसा था, वो सब कुछ इस पाठ में आपको देखने को मिलेगा। फादर कामिल बुल्के जो कि कहाँ के थे, यूरोप के थे, लेकिन वो पादरी कहाँ के थे, भारत के। अब फादर के बारे में बता रहे हैं यहाँ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जहरबाद एक जहरीला फोड़ा जो जिससे फादर की मृत्यु हो गई थी। तो लेखक सोच रहा है उनके बारे में कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जिसकी रगों में दूसरे के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों। यानी कि फादर बुल्के जो हमेशा दूसरों से जब बोलते थे तो ऐसा लगता था कि भाई अमृत बरस रहा हो, बिल्कुल उनके अंदर मिठास थी, तो उनके लिए इतनी ऐसी जहरीली मौत क्यों। तो यह सवाल अब किस ईश्वर से पूछें। प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, हमेशा वो प्रभु में लीन रहते थे, उनका काम ही यही था। तो जो हमेशा प्रभु के लिए इतनी आस्था रखता था, उसके लिए फादर को ऐसी मौत आई, उनके ऐसा जहरीला फोड़ा हुआ, तो अभी हम किस ईश्वर से जाके पूछे। वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी दहरी पर क्यों दे। जब पूरी उम्र उन्होंने ईश्वर की भक्ति में निकाल दी, लोगों की सहायता में निकाली, तो अब उम्र की आखिरी दहलीज पर उनकी ऐसी परीक्षा ईश्वर क्यों ले रहा है। एक लंबी पादरी के सफेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। फादर के बारे में बता रहे हैं, तो उनकी आकृति कैसी है, उनकी लंबाई है, और उन्होंने सफेद चोगा जो ईसाई धर्म के पादरी पहने रहते हैं वैसा चोगा पहन, उससे ढकी हुई उनकी आकृति सामने है। उनका रंग गोरा है, सफेद झाई मारती भूरी डाडी है, नीली आंखें हैं और बाही खोल गले लगाने को आतुर।
जिनसे भी मिलते वो सबको गले लगाकर बहुत प्रेम से मिलते थे। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता है। यानी जिससे भी वो मिलते हमेशा ममता लुटाते थे और अपनत्व से ही मिलते थे। तो इतनी ममता उनमें आई कहाँ से, लेखक हमेशा इस बात को सोचता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था, यानी 35 साल से मैंने फादर को वैसा का वैसा ही देखा, हमेशा लोगों से ममता रखते, अपनत्व रखते। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे, यानी जब वो इलाहाबाद में थे तब भी उनमें इतनी ही ममता थी, इतना ही अपनापन था। और तब भी जब वह दिल्ली आते, यानी जब भी दिल्ली लेखक से मिलने आते तब भी उनमें वही ममता, वही अपनापन रहता था। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। यानी जब भी मैं फादर को याद करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे फादर ने मुझे गले से लगा रखा है। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। यानी संगीत को सुनने से जो संतुष्टि मिलती है, मन को जितनी शांति मिलती है, वही शांति फादर को याद करने से मिलती है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने के जैसे है और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वे निर्लिप्त शामिल रहते, यानी जब भी हंसी मजाक की कोई बात चलती थी तो हमेशा हमारे साथ फादर बुल्के रहते थे। हमारी गोष्ठियों में वे गंभीर बहस करते थे, यानी जब भी कोई विचार विमर्श की बात आती थी तो वो भी हमारी उन बातों में गंभीर बहस भी करते थे। हमारी रचनाओं पर वो हमेशा राय देते थे, सुझाव देते थे। और हमारे घरों के किसी भी उत्सव में और कोई भी संस्कार हो, उसमें वो बड़े भाई और पुरोहित के जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से, हमें अपने आशीर्वादों से भर देते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है। यानी जब मैं वहां रहता था तब मेरा बच्चा हुआ था, लेखक कह रहा है। तो मेरे बच्चे के मुंह में जब पहली बार अन्न डाला था तो वो फादर ने डाला था और वो बात मुझे याद है। उनकी नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य, ममता, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारों की छाया में खड़े हो। यानी उनकी ममता इतनी अच्छी लगती थी जैसे हम किसी शीतल छाया में खड़े हो। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। उनके बारे में बता रहे हैं कि वो कैसे रहते थे। तो इलाहाबाद की जो सड़कें थी उस पर फादर साइकिल से चलते थे। वह हमारे पास आकर रुकते हैं, यानी साइकिल रुक जाती है और हमेशा वो मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया और मैं कहना चाहता हूँ, उनको क्रोध में मैंने कभी नहीं देखा, आवेश में कभी नहीं देखा और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता हुआ महसूस किया है। यानी उनको कभी क्रोध नहीं आया, कभी उनको आवेश नहीं आया। जब भी वो मिलते थे हमेशा प्यार से मिलते थे, अपनेपन से मिलते थे। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई। यानी फादर बुल्के जो थे वो क्या कर रहे थे, बेल्जियम में इंजीनियरिंग कर रहे थे और इंजीनियरिंग का भी लास्ट ईयर चल रहा था। तो उस लास्ट ईयर में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा उनके मन में कैसे जाग गई, जबकि घर उनका पूरा भरा पूरा था। उनके 2 भाई थे, एक बहन थी, माँ पिता सभी थे। जब मैं फादर से मिला, लेखक कह रहा है, अब वो जब फादर से मिला तो उनसे क्या पूछते हैं, आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो अब भारत है। फादर बुल्के क्या कहते हैं, मेरा देश तो अब भारत है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ, यानी जहाँ आपका जन्म हुआ है उसके बारे में पूछ रहा हूँ। फादर कहते हैं, हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल, जो कि यूरोप की थी। घर में किसी की याद? फादर कहते हैं कि माँ की याद आती है और बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में, उनकी यादों में डूब जाते मैंने उनको देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। यहाँ पे जो उनके मित्र थे, परम मित्र थे डॉक्टर रघुवंश, उनको वो अपनी माँ की चिट्ठियाँ दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था, क्योंकि पिता क्या थे, व्यवसाय थे और एक भाई वही पादरी हो गया और एक भाई काम करता है तो उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी,
तो बहुत देर से उसने शादी की, यानी बहुत दिनों तक शादी नहीं की थी, क्योंकि वो जिद्दी थी, सख्त भी थी। तो शादी बहुत दिनों के बाद की थी उन्होंने। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था, जब उनकी बहन की शादी नहीं हुई थी, तब फादर को अपनी बहन के बारे में चिंता करते हुए मैंने एक आध बार देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम वो गए थे, केवल 2 या 3 बार भारत में आने के बाद। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? तो फादर कहते हैं कि प्रभु की इच्छा थी। वह बाल को किसी सरलता से मुस्कुरा कर कहते हैं, यानी बालक जैसे मुस्कुराता है वैसे बिल्कुल सरलता से मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि प्रभु की इच्छा थी, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। फादर बुल्के की माँ ने पहले कह दिया था कि ये लड़का अपने हाथ में नहीं रहेगा, और सचमुच में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तथा एक शर्त रखी कि सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है। जो भी सन्यास लेना चाहता है वो सन्यास लेने से पहले अपनी एक शर्त रखता है। फादर बुल्के ने क्या शर्त रखी कि मैं भारत में जाऊंगा। भारत जाने की बात क्यों उठी? लेखक ने कहा, भाई भारत की बात ही आपने क्यों की? नहीं जानता। फादर बुल्के ने कहा, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, बस मेरे मन में यह था कि मैं भारत जाऊं। तो मैं उनकी शर्त मान ली गई फादर की, और वह भारत आ गए। पहले जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्म की पढ़ाई, धर्माचार्य की पढ़ाई की। फिर 9-10 वर्ष तक दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कलकत्ता से बीए किया, फिर इलाहाबाद से एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में उन्होंने पूरा किया। फिर रामकथा, उत्पत्ति और विकास परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। हाँ, तो रामकथा, उत्पत्ति और विकास जो कि परिमल में, परिमल एक साहित्य होता है जिसमें एक साहित्य संस्था होती है, उसको क्या कहते हैं? परिमल। तो उस परिमल साहित्य संस्था में उसके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतरण भी किया। किसके नाम से? नील पंछी के नाम से। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए, और यही उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी और हिंदी कोर्स तैयार किया। डिक्शनरी हिंदी और अंग्रेजी की तैयार की, और बाइबिल का अनुवाद भी उन्होंने किया। और वहीं पर वो बीमार पड़ गए। फिर वो कहाँ आ गए? पटना आ गए, और दिल्ली आए और वापस चले गए। 47 वर्ष वो देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, लेकिन कभी कभी क्या लगता था कि वह मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते ही नहीं थे। किसी से मिलते थे तो ऐसा लगता था जैसे वो इसके रिश्तेदार ही हो, इतने अपनेपन से वो मिलते थे, और जिससे भी वो रिश्ता बना लेते थे उनसे कभी नहीं तोड़ते थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उनकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते, लेखक कहाँ रह रहा है? दिल्ली रह रहा है, तो जब भी दिल्ली आते वो जरूर मिलते, खोज कर, समय निकाल कर, गर्मी हो चाहे सर्दी हो चाहे बरसात हो, उनको झेल कर वो हमेशा हमें मिलने आते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है? कोई सन्यासी होता तो उनको क्या मतलब है, कोई कहीं पे भी रहो, लेकिन ये सन्यासी होते हुए भी जिनको जानता है उनसे मिलने के लिए फादर बुल्के, चाहे गर्मी सर्दी बरसात कुछ भी हो, उनको झेल के चाहे 2 मिनट के लिए भी मिलने जाए, लेकिन वो मिलने जाते थे। तो ऐसा कोई सन्यासी नहीं करता है। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। फादर बुल्के को यह चिंता महसूस करती थी कि वो हिंदी को राष्ट्रभाषा बना ले। हर मंच से इसकी तकलीफ वो बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क भी देते। किसके लिए? हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए। बस इसी एक सवाल पर उनको मैंने कभी झुंझलाते हुए देखा है, यानी थोड़ा हड़बड़ाते हुए देखा है। किस बात के लिए? केवल हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए। बाकी उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आता था। और हिंदी वालों द्वारा ही, यानी हिंदी के ही लोगों के द्वारा हिंदी की उपेक्षा की जाती थी, हिंदी के बारे में गलत बातें कही जाती थी, तो वो उनको दुख होता था, और उस चीज पे उनको दुख करते हम उन्होंने पाया। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था, यानी हमेशा वो जिससे भी मिलते थे परिवार के बारे में पूछते थे, उनके स्वभाव के बारे में पूछते थे। बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है।
किसी का भी दुख हो हमेशा वो वहां जाते, उसके दुख में शामिल होते और उन्हें शांति भरे शब्द बोलते थे जिनसे लोगों के मन खुश रहते थे। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह है। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है। लेखक की जो पत्नी है और पुत्र है दोनों मर चुके हैं, उनकी मौत की उनको याद आ रही है। उस मौत में फादर के शब्दों से जड़ती विरल शांति। फादर ने क्या कहा कि हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह है। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। किसके बारे में बात हो रही है यहाँ? फादर बुल्के के बारे में, कि वो दिल्ली में बीमार रहे, पता ही नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले भी नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। ताबूत जब दफनाने का जो होता है उसको कहते हैं। तो उसमें फादर बुल्के को लेटा रखा है, वो मर चुके हैं। तो वहाँ लेखक क्या कह रहे हैं कि उनकी दोनों जो बाहें थी जो हमेशा गले लगाने को आतुर रहती थी, उन बाहों की, उनके हाथों की उंगलियां सूजी हुई हैं और उस ताबूत में जिस्म के ऊपर पड़ी हुई हैं। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर थी यानी रुक चुकी थी। अब तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कब मरे थे वो? 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कश्मीरी गेट के पास कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा, रघुवंश जी कौन है? इनके परम मित्र, उनका बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी सकरी उदास पेड़ों की घनी छाया वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया। जो ताबूत नीली गाड़ी से उठाया गया, उतारा गया, उसे सकरी गली से उदास पेड़ों की घनी, यानी पेड़ भी क्या लग रहे हैं? उदास लग रहे हैं, और सड़क से वहां आखिरी छोर पर ले जाया गया जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। यानी कब्र खोद रखी थी तो कैसा लग रहा था? जैसे धरती की गोद में उनको सुलाने के लिए ले जा रहे हैं। ऊपर करील की घनी छाया थी, पेड़ों की छाया हो रही थी। चारों ओर कब्रें और तेज धूप के व्रत। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, मसीही समुदाय के लोग, मसीही ईसाई समुदाय के जो लोग होते हैं वो सब, पादरीगण, और उनके बीच में गहरिक वसन पहने, गहरिक वसन यानी जो संतों वाले कपड़े, जो साधुओं द्वारा धारण किए जाने वाले कपड़े, गेरुए रंग के जो कपड़े होते हैं उनको क्या कहते हैं? गहरिक वसन। वो पहने हुए इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश, डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस सकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश, दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, यानी सभी दुखी थे। वो सब सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई, फिर मसीही विधि यानी ईसाइयों की जो विधि होती है उस विधि से उनका अंतिम संस्कार शुरू हुआ। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन को और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हो, क्योंकि फादर एक रत्न के समान ही थे। तो प्रार्थना करके पकड़ने वाले क्या कह रहे हैं कि भी फादर पास अब धरती में जा रहे हैं और ये धरती माँ ऐसे और रत्न पैदा करें। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि सबसे वो आत्मीयता से रहते थे, अपनेपन से रहते थे। नम आंखों को गिनना शाही फैलाना है, यानी उस वक्त जो आंखें नम हो रही थी उनको गिनना नामुमकिन था। इतने लोग फादर की मौत पर रो रहे थे। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया, जो हम में से सबसे अधिक छायादार, यानी सबसे अधिक आत्मीयता रखने वाला, सबसे ज़्यादा शांति देने वाला, जो फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबसे सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की जो दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति, जिसकी याद हम सबके मन में, जो उनके निकट थे,
किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह है, आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति को याद करता हूँ और श्रद्धानत हूँ उनकी याद में। आपका पाठ समाप्त हुआ। प्रश्न अभ्यास वाले आपको 7 क्वेश्चन करने हैं और रचना अभिव्यक्ति में 8th वाला क्वेश्चन करना है। भाषा अध्ययन में 10th क्वेश्चन मेरा देश भारत विषय पर 200 शब्दों का निबंध लिखिए, ये आपको करना है और इसकी मीनिंग करने हैं। थैंक यू।